एक उजाड़ न्यूयॉर्क, वर्ष 2012। न्यूयॉर्क शहर एक भयानक मूक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। शहर की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें टूटी हुई हैं, सड़कों पर गाड़ियां जंग खा रही हैं और हर कोना जो कभी जीवन और शोर से भरा था अब सन्नाटे में डूबा हुआ है। इस विनाश का कारण है क्रिप्पिन वायरस, जिसे असल में कैंसर का इलाज करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर किया गया था, लेकिन यह उत्परिवर्तित होकर एक घातक महामारी बन गया। इसने दुनिया की 90% आबादी को मार डाला और बाकी बचे लोगों को खूंखार, रात के शिकारी, प्रकाश संवेदनशील उत्परिवर्तित प्राणी, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है, में बदल दिया। इस सर्वनाश में एक अकेला आदमी जीवित बचा है, रॉबर्ट नेविल, एक अमेरिकी सेना का वायरोलॉजिस्ट जो इस वायरस के प्रति प्रतिरक्षित है। नेविल अपनी जर्मन शेफर्ड कुतिया सैम के साथ मैनहट्टन के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के पास अपने किलेनुमा टाउन हाउस में रहता है। एक धूप भरी सुबह नेविल अपनी लाल फोर्ड मस्टैंग में सैम के साथ शहर की उजाड़ सड़कों पर गाड़ी चला रहा है। वह शहर में शिकार करता है। सेंट्रल पार्क में घास उग आई है और हिरणों के झुंड यहां वहां घूमते हैं। नेविल शिकार करता है, लेकिन केवल जरूरत भर। उसका जीवन अत्यंत अनुशासित है। दिन में संसाधनों की तलाश, प्रयोगशाला में प्रयोग और हर रात दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंधेरे में दुबके रहने की तैयारी। वह एक पुराने रिकॉर्ड किए गए रेडियो ब्रॉडकास्ट को प्रसारित करता है, जिसमें वह बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क के साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर रोज दोपहर ठीक 12 बजे उनसे मिलने का न्योता देता है। यह उसकी अकेली आशा है, हालांकि पिछले 3 सालों से कोई जवाब नहीं आया है। नेविल को हर रात अपनी खिड़कियों के बाहर अंधेरे में दुबके डार्क सीकर्स की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, जो केवल अंधेरे में बाहर निकल सकते हैं। वे एक क्रूर आदिम बुद्धि वाले हैं और वे जानते हैं कि नेविल अकेला है। वे उसका शिकार करने के लिए बेसब्र हैं। नेविल का अकेलापन भयानक है। उसके एकमात्र साथी सैम को छोड़कर वह पूरे दिन निर्जीव पुतलों से बात करता है, जिन्हें उसने एक वीडियो स्टोर और एक बैंक में अपनी काल्पनिक कम्युनिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये पुतले उसे सामान्यता का भ्रम देते हैं। अपने घर की बेसमेंट में नेविल की एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है। यहाँ वह चूहों पर क्रिप्पिन वायरस के एक इलाज पर प्रयोग करता है। वह डार्क सीकर्स में पाए जाने वाले एल्बिनिज्म के कारण और वायरस से प्रतिरक्षित होने के लिए अपने ही रक्त का उपयोग करने के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब नेविल शहर में हिरणों का पीछा कर रहा होता है, तो सैम एक अंधेरी इमारत में घुस जाती है, जहां डार्क सीकर्स छिपकर सोते हैं। नेविल को अपनी कुतिया को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर अंधेरी भयानक इमारत में घुसना पड़ता है। वह सैम को बचाने में सफल होता है, लेकिन एक डार्क सीकर का अल्फा मेल, जो बाकी सबसे ज्यादा बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता वाला है, उस पर नजर रखता है। नेविल को पता चलता है कि उसे इलाज के लिए एक जीवित डार्क सीकर की जरूरत है। वह अपनी प्रतिरक्षित रक्त की गंध का उपयोग करके एक जाल बिछाता है। एक रात वह एक फीमेल डार्क सीकर को सफलतापूर्वक फंसाता है। वह उसे अपने बेसमेंट की प्रयोगशाला में ले जाता है और इलाज शुरू करता है, जिसमें उसके अपने प्रतिरक्षित रक्त का इंजेक्शन भी शामिल है। अगले दिन सीपोर्ट पर नेविल अपने ब्रॉडकास्ट का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे फ्रेड नामक पुतला याद आता है। वह देखता है कि फ्रेड उस जगह पर खड़ा है जहां उसने उसे नहीं रखा था। वह समझ जाता है कि यह एक जाल है जो डार्क सीकर्स के अल्फा मेल ने लगाया है, जिसने उसे फंसाने के लिए पुतलों को हिलाया था। गुस्से और निराशा में नेविल पुतले को मारता है और शहर की सड़कों पर पागलपन में गोली चलाने लगता है। सूरज डूबने लगता है। डार्क सीकर्स के जागने से ठीक पहले अल्फा मेल नेविल को फंसाने के लिए शहर के बाहर से अपने कुत्ते लेकर आता है। नेविल अपनी कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा डार्क सीकर के कुत्ते सैम पर हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान सैम बुरी तरह से घायल हो जाती है और एक संक्रमित कुत्ता उसे काट लेता है। नेविल सैम को अपने घर ले जाता है, लेकिन जानता है कि अब उसके पास बहुत कम समय है। सैम में वायरस के लक्षण तेजी से दिखाई देने लगते हैं। वह हिंसक और पागल हो जाती है। भारी मन से और अपनी बेटी के अंतिम अवशेष को बचाने के लिए नेविल को अपनी सबसे प्यारी दोस्त और एकमात्र साथी सैम का गला घोंटना पड़ता है। सैम की मौत नेविल को पूरी तरह से तोड़ देती है। वह अब बिल्कुल अकेला है। सैम की मृत्यु के बाद नेविल की मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती है। निराशा में डूबा वह अगले दिन शाम को जानबूझकर अंधेरा होने पर बाहर निकलता है। वह अपनी कार में डार्क सीकर्स के एक बड़े झुंड पर हमला करता है, यह जानते हुए कि वे उसे मार डालेंगे। यह एक प्रकार की आत्मघाती कार्रवाई है।
डार्क सीकर्स उस पर हमला करते हैं और उसे लगभग मार डालते हैं, लेकिन तभी एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। एक महिला, अन्ना, और उसका छोटा बेटा ईथन, वे उसे बचाते हैं और उसे उसके घर ले जाते हैं, जहां वह बेहोशी की हालत में जागता है। अन्ना और ईथन का आगमन नेविल के लिए एक सदमा है। वह विश्वास ही नहीं कर सकता कि दुनिया में कोई और भी बचा है। अन्ना बताती है कि वे मैरीलैंड में एक बचे हुए लोगों की कॉलोनी की ओर जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अफवाहें सुनी हैं। नेविल अपने पिछले दुख और अनुभवों के कारण पूरी तरह से निराशावादी है। वह कहता है कोई कॉलोनी नहीं है और उन्हें शहर से चले जाने के लिए कहता है। अगले दिन अन्ना नेविल को सांत्वना देने की कोशिश करती है और उसे अपने शोध को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। वह नेविल के जीवन के उद्देश्य को फिर से जगाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि ईश्वर की योजना है और नेविल को इस महामारी के बीच प्रतिरक्षित रखना एक कारण से ही हुआ होगा। उसी रात नेविल की प्रयोगशाला में एक सफलता मिलती है। फीमेल डार्कसीकर, जिसे उसने इंजेक्शन दिया था, में कुछ सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं। नेविल को लगता है कि उसने अंततः इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन बाहर अल्फा मेल डार्कसीकर, जिसने पहले नेविल पर हमला किया था, शहर में अपनी सेना का नेतृत्व करके नेविल के घर तक पहुंच चुका है। अल्फा मेल अब तक नेविल के व्यवहार को समझ चुका था। वह जानता है कि नेविल ने उसकी साथी को पकड़ रखा है। डार्क सीकर्स भयानक बल के साथ घर पर हमला करते हैं। वे दरवाजे और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। नेविल, अन्ना और ईथन बेसमेंट में प्रयोगशाला में छिप जाते हैं। डार्क सीकर्स उनका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। अल्फा मेल कांच के एक बैरियर के दूसरी ओर आता है, जहां नेविल ने फीमेल डार्क सीकर को रखा था। नेविल देखता है कि अल्फा मेल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी छाती पर एक बटरफ्लाई के आकार का निशान दिखाता है, जो वही निशान है जो फीमेल डार्क सीकर की गर्दन पर है। नेविल को एहसास होता है ये सिर्फ जंगली जानवर नहीं है, बल्कि वे भी सामाजिक प्राणी हैं। अल्फा मेल अपनी साथी को बचाने आया है। नेविल अपनी सारी क्रूरता, अकेलेपन और पागलपन को भूलकर पहली बार डार्क सीकर्स को एक प्राणी के रूप में देखता है। डार्क सीकर्स कांच को तोड़ने लगते हैं। नेविल जानता है कि उसके पास समय नहीं है। वह अन्ना को फीमेल डार्क सीकर से निकाले गए रक्त का इलाज युक्त नमूना सौंपता है। नेविल अन्ना और ईथन को कोयला ढोने वाले डक्ट से निकलने का आदेश देता है, जिससे वे बचकर भाग सकें। जैसे ही डार्क सीकर्स कांच के बैरियर को तोड़कर प्रयोगशाला में घुसते हैं, नेविल एक आखिरी वीर निर्णय लेता है। वह अपनी कमर पर बंधे एक शक्तिशाली हथगोले को निकालता है। नेविल जानता है कि दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका उसका बलिदान है। वह आखिरी डार्क सीकर्स को अपनी प्रयोगशाला में आने देता है, हथगोले को एक्टिवेट करता है और उसे अपने और डार्क सीकर्स के बीच फेंकता है। एक जोरदार धमाका होता है। नेविल और हमलावर डार्क सीकर्स तुरंत मारे जाते हैं। सुबह अन्ना और ईथन एक सुरक्षित बाढ़ लगाई हुई बस्ती में पहुंचते हैं, जो वास्तव में जीवित बचे लोगों की कॉलोनी है, और अब उनके पास वह इलाज है जो उन्हें इस भयानक वायरस से बचा सकता है।